तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल लाजवाब मैच था। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि वन साइडेड हो गया था लगभग 13-14 ओवर के बाद ही। लेकिन लाजवाब इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपकी फेवरेट टीम जीतती है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। और आपको पता है, जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग मेरी फेवरेट टीम लगातार रही है जब से IPL शुरू हुआ है। और उसकी वजह सिर्फ एक ही वजह है, और वो है महेंद्र सिंह धोनी, MSD। शुरू से मैं फ़ैन रहा हूँ और हमेशा जब भी IPL होता तो मैं चाहता हूँ कि धोनी की टीम जीते। कल वैसे ही था, लेकिन जब भी ऐसा मैच होता है जिसमें आपकी फेवरेट टीम होती है, जैसे जब इंडिया खेलती है तो मेरा बड़ा दिल धड़कता है। और जब लगता है कि हम अच्छे पोजीशन में नहीं हार रहे हैं तो मैं मैच देखना बंद कर देता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्कोर देखता हूँ। जब लगता है कि अपने हिसाब से ठीक चल रहा है फिर मैच देखना शुरू कर देता हूँ। तो ये आज से नहीं, बचपन से ये सिलसिला चल रहा है। मैं क्रिकेट को लेके ऐसी ही दीवानगी है। लेकिन कल ऐसा था कि मैंने कहा कि कुछ भी हो पूरा मैच देखूँगा, और इत्तेफाक से शुरुआत से ही सब कुछ अच्छा रहा। आखिर तक सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, 192 का स्कोर, और फिर उनके विकेट 13-14 ओवर के बाद जो रन रेट था वो भी इतना बढ़ गया था कि अब यकीन हो चला था कि चेन्नई जीतेगी, और चेन्नई ने जीता। इस मैच से और IPL से एक सबक और एक नसीहत भी मिलती है, और वो नसीहत हमें देते हैं महेंद्र सिंह धोनी। मैच के बाद जो उन्होंने कहा उसने तमाम लोगों का दिल जीत लिया। धोनी का ये कहना था कि जिस तरह से KKR ने कमबैक किया था IPL में, जो शुरुआत का फर्स्ट फेज था जो इंडिया में था, उसके बाद कोरोना की वजह से रुक गया, फिर UAE चला गया, तो KKR ने 7 मैच खेले थे और उसमें से 2 जीती थी, 5 हार गई। अब सिर्फ 4 पॉइंट और 7 में मतलब आधे। IPL में 14-14 मैच खेलने होते हैं। अब 50% आप खेल चुके हैं और अब सिर्फ 4 पॉइंट है और 5 मैच आप हार चुके हैं। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब UAE पहुंचती है सेकंड फेज में तो यही KKR लगातार सारे मैच जीतती है, और फिर अगले 7 में से 5 मैच जीतती है और सिर्फ 2 हारती है, और 14 पॉइंट के साथ क्वालिफाई करती है प्लेऑफ में और फिर फाइनल में। तो धोनी ने ये कहा था कि जिस तरीके से KKR की शुरुआत हुई, ये टीम कहीं नहीं थी कंपटीशन में, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया तो मुझे लगा कि असली IPL इस बार जीतने की हकदार KKR थी। एक ऐसा कैप्टन जो मैच जीता दूसरी टीम का है, चेन्नई का है, और वो ये कह रहा है कि KKR हकदार थी। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम इसीलिए नहीं कहा जाता है, बीच में बहुत सारी बुराइयां आई, लेकिन ऐसे क्रिकेटर हों और ऐसे ओपनली क्रेडिट दे तो सुनकर अच्छा लगता है। और धोनी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। हो सकता है शायद मैं ज़्यादा धोनी को पसंद करता हूँ इसलिए ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये लाइन दिल को छू गई थी। और चेन्नई की इस जीत में वाकई जो धोनी का रोल है, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि धोनी एक लीडर है। अभी हमारी एक स्पोर्ट्स टीम के साथी अनिल से मेरी कल बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि धोनी के बारे में एक लाइन में बोलो, तो उन्होंने कहा कि लीडर। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी। मैंने कहा कि आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप धोनी को चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली ये सब दे दो और वो इससे भी एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। क्यों? मिसाल है ये। उन्होंने कहा उन्हें ये पता है कि कुत्ता जो है वो किसको काट सकता है, किसको खा सकता है। चूहा जो है वो किससे डर सकता है और उसकी क्या खासियत है, या बिल्ली की क्या खासियत है। तो कमज़ोरी और ताकत वो देखकर उस हिसाब से उन सबको रोल देंगे कि तुम ये रोल प्ले करो। और एक अच्छे लीडर की पहचान यही है कि वो सामने वाले की ताकत और कमी दोनों को देखे और उस हिसाब से उसको टारगेट दे, उस हिसाब से उसको बताए कि तुम्हें करना क्या है। और शायद ये खूबी धोनी में है। तो अच्छा लगा। पिछले साल बहुत बुरा दौर था चेन्नई सुपर किंग के लिए, प्लेऑफ में पहली बार नहीं पहुंची और अब लगातार इस बार फाइनल में फिर पहुंचकर जीती, और 4 बार अब IPL जीत चुकी है। मुंबई इंडियन इकलौती टीम है जो 5 बार जीती है। धोनी 4 बार कैप्टन थे, हालांकि रोहित शर्मा 5 बार कैप्टन रहे। इसके अलावा गौतम गंभीर हैं जिन्होंने 2 बार जीतवाया KKR को। तो IPL ख़त्म है। अब वर्ल्ड T20 शुरू इसी UAE में, शायद 17 से ही है। जो बाकी मैच, असली मैच शायद 21 के बाद से है, और इंडिया का सबसे बड़ा मैच 24 को है पाकिस्तान से। तो अब इंतज़ार रहेगा वर्ल्ड T20 का। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। किसी भी गैंगस्टर या
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या गैंग को ख़त्म करने के लिए जब पुलिस कोशिश करती है तो उसका सबसे बड़ा ज़रिया होता है मुखबिर, क्योंकि पुलिस का दायरा इतना बड़ा नहीं है कि वो हर एक चीज़ की जानकारी रखे। तो अगर उसके पास सोर्सेज हैं, इन्फॉर्मर है, मुखबिर है, तो काम आसान होता है। और हमेशा पुलिस की ये कोशिश होती है कि अगर किसी इलाके में एक से ज़्यादा गैंग है तो उन गैंग के एक दो कमज़ोर कड़ी को पकड़े। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था धोनी की, कमज़ोर और ताकत, तो पुलिस भी यही करती है। तो किसी गैंग के अंदर सेंध लगाती है, अपने मुखबिर बनाती है और फिर उसके ज़रिए उस गैंग को कमज़ोर करती है, उस गैंग पे अटैक करती है। आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो एक ज़माने में पुलिस का मुखबिर था और पुलिस की मुखबिरी करते करते वो पुलिस के सारे दाव पेच समझ गया था। उसे मालूम था पुलिस कैसे काम करती है, कैसे एक्शन लेती है, कैसे मुजरिमों को पकड़ती है। यहाँ देखिए कि क्या फ़ायदा होता है कि एक तरफ वो मुखबिरी कर रहा है और दूसरी तरफ वो दाव पेच भी सीख रहा है, और उसके बाद वो फिर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाल के वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर डॉन राहुल भट्टा की है। असल में एक दिल्ली से करीब, जहाँ पे करीब आप मान के चलिए कि 70-75 किलोमीटर की दूरी पर एक बागपत इलाका है। आपको पता होगा बागपत फेमस जगह है। उसी बागपत इलाके में एक गांव है जिसका नाम है खट्टा प्रहलादपुर। तो गांव का नाम खट्टा है और उसने राहुल ने अपना नाम के साथ उस खट्टे को जोड़ लिया। तो राहुल खट्टा गांव में पैदा हुआ, एक आम परिवार में, 2 भाई, उनमें ये छोटा। लेकिन बचपन से ही थोड़ी सी बुरी आदतें थी। कहते हैं कि शुरू में साइकिल चुराना, मंदिर में जाकर चप्पल चुराना, प्रसाद चुराना, ये चीज़ों में कई बार पिटा भी। फिर धीरे धीरे इसने बाइक चुरानी शुरू कर दी, तो एक बार पुलिस ने पकड़ लिया। फिर जेल गया, जेल से वापस आया, अब पुलिस के साथ ही मुखबिरी करने लगा। और उस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में, आपको पता है गैंग का एक शुरू से बोलबाला रहा है। बहुत सारे यहाँ पे गैंग पनपे हैं, पले बढ़े हैं, और उन्हीं के बीच में अब राहुल खट्टा रहने लगा। और धीरे धीरे फिर चूँकि अब जेल गया तो पुलिस के साथ केस, कोर्ट कचहरी, हवालात, तो पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगा। शुरू में वो लोनी गाज़ियाबाद के करीब है, वहाँ के पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगा, फिर बाकी थानों में मुखबिरी करने लगा। फिर मुखबिरी के ज़रिए धीरे धीरे बड़े अफसरों तक उसकी पहुँच हुई और वो उनसे मिलने जुलने लगा। इसी सब के दौरान उसे पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी हुई। अब उसने कहा कि क्यों ना अपनी दुकान खोली जाए जुर्म की। उसने कुछ लड़कों को अपने साथ मिलाया और एक गैंग बनाया। और इस गैंग को बनाने के बाद अब उसने लूटपाट शुरू कर दी। पहले बाइक चोरी से शुरू की थी, फिर उसने लूटपाट शुरू कर दी, रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया तमंचे के ऊपर, फिर किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका सारा काम बढ़ता रहा। इस दौरान में इसके गांव के जो एक एक्स प्रधान थे, उससे दुश्मनी थी इसके परिवार की। उसने उस प्रधान को गोली मारी और 5 गोली मारी। प्रधान की मौत हो गई। यहाँ से राहुल खट्टा का नाम और ज़्यादा बड़ा होने लगा। फिर इसने कुछ और ऐसे क्राइम किए और अपने दुश्मनों को एक एक कर ये जब कत्ल करता तो उन सबको 5-5 गोली मारता। तो शुरू के 4-5 कत्ल के बाद अब ये फेमस हो गया। जब भी रिपोर्ट आती पोस्टमार्टम पुलिस तो कहती है कि 5 गोली लगी थी। तो अब ये हो गया कि राहुल खट्टा 5 गोली मारने वाला। और ये बात जब राहुल खट्टा के कानों तक पहुंची तो उसे भी लगा कि चलो ये हमारा एक स्टाइल डेवलप हो गया है। तो अब जितने भी दुश्मनों को मारता उनको 5 ही गोली मारता गिनकर। फिर एक दौर ऐसा आया कि उसको अपने नाम से बड़ा प्यार था। कहते हैं शुरू में उसने अपने गैंग में जितने लड़के रखे, पहले उनको रखने से पहले उनका नाम पूछता था, और जिनका नाम राहुल होता था उनको सबसे पहले रखता था। हालांकि इतने ज़्यादा तादाद में उस इलाके में राहुल नहीं मिले, इसलिए बाकी नाम के लोगों को भी रखा, लेकिन राहुल नाम से उसे प्यार था और राहुल नाम के लोगों को रखना चाहता था। उसके शिकार सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन थे, ईंट के भट्टे के मालिक, ठेकेदार, बड़े बड़े व्यापारी। और दूसरा, उसको कैश से, नकद पैसे से ख़ास प्यार था। तो जहाँ भी उसे पता चलता है कि इनके पास नकदी है, कैश है, 10, 20, 30 लाख, वो वहाँ पहुँच जाता। नीली गाड़ियों में बैठकर वारदात करता, लग्जरी कार में किडनैपिंग करता। कहते हैं कि इसने कई किडनैपिंग तो ऐसी की जिसमें पुलिस को भनक तक नहीं मिली और 3 से 5-5 करोड़ रुपए तक वसूले बड़े बड़े व्यापारियों से। कई ठेकेदारों को इसने उठाया
और इसके बाद अब इसकी बाकी गैंग से भी दुश्मनी होने लगी। तब तक उस वक्त तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गैंग हुआ करता था उसमें ये प्रोफेशनलिज्म नाम की बहुत चीज़ नहीं थी शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि राहुल जब आया जुर्म की दुनिया में तब उसने इन चीज़ों की शुरुआत की। इतना ही नहीं, 90 के बाद जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसके बाद गैंग और क्रिमिनल और क्राइम की दुनिया में भी ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम होने लगा। एक मुकीम काला हुआ करता था इसी एरिया का बहुत बड़ा बदमाश, जिसकी अभी कुछ वक्त पहले जेल के अंदर उसका कत्ल हो गया। तो कहते हैं कि उस वक्त जितने भी क्राइम इस इलाके में होते थे मुकीम काला के नाम पे दर्ज होते थे, पर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि नहीं, इसमें राहुल खट्टा का भी हाथ है। तो अब गैंग वॉर सिर्फ जुर्म की दुनिया में गैंग और पैसे तक नहीं रहा, बल्कि हिंदू मुस्लिम को भी लेकर उसमें गैंग वॉर होने लगा कि ये मुकीम का गैंग है या राहुल खट्टा का गैंग है, और आपस में एक दूसरे से लोग लड़ते थे। ये तो रिलीजियस इशू भी एक तरह का ये हो गया था। धीरे धीरे राहुल खट्टा के आतंक इतना बढ़ गया, सारे व्यापारी और ये तमाम लोग, अब सरकार तक भी बात पहुंची। 2.5 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर रखा गया। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बनने के बाद वो और ज़्यादा उसका नाम होने लगा। और राहुल खट्टा चाहता था कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो सबसे बड़ा डॉन बने। इससे पहले के इतिहास में जितने भी डॉन थे वो सारे डॉन जो हैं उसके छोटे हों, उससे नीचे हों, और इसीलिए उसने जुर्म की दुनिया में बड़े बड़े हाथ मारने की कोशिश की और हमेशा ये कोशिश की कि पुलिस वालों पे भी हमला करो, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर पुलिस वालों पे हमला करेगा तो शायद उसका नाम ज़्यादा होगा, उसके इनाम भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और यही वजह है कि राहुल खट्टा वो गैंगस्टर था जिसने पुलिस वालों पे भी हमला करना शुरू किया। अब जब उसका आतंक बहुत बढ़ने लगा तो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर आ गया कि राहुल खट्टा का कुछ हिसाब किताब किया जाए। कई बार दबिश डाली गई, सूचनाएं मिली, लेकिन ये एक सरधना इलाका है जहाँ पे ये इसने अपना पूरा एक अड्डा बना रखा था। उस इलाके से ये पूरा वाकिफ़ था अच्छी तरीके से, मुजफ्फरनगर के करीब। तो वहाँ पे पुलिस किस रास्ते से आएगी, किस रास्ते से जाएगी, उससे ज़्यादा रास्ते इसे पता थे, तो ये हमेशा निकल जाता था। बाद में फिर इसने सहारनपुर के करीब अपना ठिकाना बनाना शुरू किया। अब पुलिस कई बार उसको दबोचने के लिए गई, लेकिन वक्त से पहले उसे खबर मिल जाती इस पुलिस ऑपरेशन का, वो भाग जाता। जब बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला कि चूंकि खुद मुखबिर था पुलिस का, तो इसने एक और काम किया। अब इसने पुलिस वालों को अपना मुखबिर बना लिया था और कई पुलिस वाले इसके लिए मुखबिरी करते थे। जब भी इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन या एनकाउंटर की टीम निकलती या पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए, उससे पहले राहुल खट्टा को खबर मिल जाती और वो खुद खबर पुलिस वाले देते। और यही वजह है कि कई साल तक पुलिस उसके पीछे पड़ी रही और वो बाल बाल बच जाता और निकल जाता वक्त से पहले। पुलिस भी परेशान कि ऐसा क्यों है। बाद में पता चला कि पुलिस के अंदर ही उसके मुखबिर है, यानी जो काम पहले वो पुलिस के लिए करता था पुलिस वाले उसके लिए करने लगे हैं। अब यहाँ से पुलिस के लिए कि मुखबिर कौन है ये पता लगाना कहाँ कहाँ पे बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इधर वारदात, क्राइम बढ़ता जा रहा, अब क्या करें। उसके ऊपर पूरी स्टडी की गई, केस स्टडी। तो पता चला कि अगर राहुल खट्टा के कान तक ये बात पहुंच जाए कि फलाने आदमी के पास कैश है इस वक्त और उसको उसका एरिया है पूरा रेंज, तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा उसे लूटने के लिए। अब ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे पुलिस ने दांव खेला। उसने कहा राहुल खट्टा को फांसने का एक तरीका है, और ये दांव इस तरीके से खेला कि अब तक पुलिस के ही जो लोग थे जो राहुल खट्टा को मुखबिरी करते थे उसके लिए, उन पुलिस वालों तक बात पहुंचाने के लिए इसको ओपन किया गया। एक मीटिंग बुलाई गई बड़े पुलिस अफसरों की। उन्होंने कहा देखो राहुल खट्टा को पकड़ना है और हमें कुछ जाल बिछाना है। इसके बाद सारी बातें बताई गई, लेकिन एक चीज़ जो थी वो पुलिस के सीनियर आला पुलिस अफसरों ने वो रोक के रखी। उन्होंने कहा कि हमें कई ऐसे जगह पे देखने हैं जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, कैश है, तो वहाँ पे राहुल खट्टा लूटपाट ना करे। अब जानबूझ के कुछ ऐसे जगहों के पते के नाम बताए गए उस मीटिंग में कि जैसे वो एक अकाउंट्स का दफ्तर है, वहाँ पे CA VA बैठते हैं और वहाँ पे क्लाइंट बहुत सारे पैसे देते हैं, हर दिन वहाँ पे कम से कम 10, 15, 20, 30 लाख रुपया होता है। अब ये सीनियर अफसरों ने पुलिस वालों को बताया। अब उन्हें पता है कि जो अगर मीटिंग में 20, 30, 40 पुलिस वाले बैठे हुए हैं
तो इनमें से कोई ना कोई एक दो राहुल खट्टा का मुखबिर है और ये बात वहाँ तक जाएगी। और इसीलिए बाकायदा वो पता, वो ठिकाना, वो जगह, कैश के बारे में जानकारी ये जानबूझ के बताई गई। अब इधर इसको बताने के बाद पुलिस ने एक गेम खेला। उन्होंने एक ऑफिस खोला, बाकायदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, फाइनेंस कंपनी का, और उसमें 4 पुलिस वालों को सीए और उनका स्टाफ बनाकर बैठा दिया। बाकायदा उस ऑफिस में अकाउंट्स के सारे पेपर, रजिस्टर, फाइलें रखी गई ताकि किसी को शक ना हो। कंप्यूटर रखे गए। पुलिस वाले एकदम उसी एग्जीक्यूटिव ड्रेस में, या जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उस हुलिया में वहाँ दफ्तर जाते, बैठते। महीना 1.5 महीने तक ये ऑफिस चलता रहा और फिर इस ऑफिस के बारे में रिपोर्ट भी कर दी गई। अब इसी दौरान में हुआ ये कि एक शादी थी और उस शादी के बारे में पता चला कि राहुल खट्टा आने वाला है। पुलिस ने कहा कि चलो कम से कम वहीं घेर लेते हैं, और ये अचानक पता चली शादी है और उससे कुछ घंटे पहले। लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक पुलिस वाले को राहुल खट्टा ने मार दिया था, और उस इंसिडेंट के बाद पता चला कि राहुल खट्टा के पास ऑटोमेटिक वेपन है सारे, और उसके साथियों के पास, और पुलिस वालों के पास वैसे अच्छे हथियार नहीं है। तो ये था कि वो खतरनाक हथियार लेके घूमता है। अब इस शादी की इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस की टीम सादे वर्दी में उस शादी के वहाँ तक पहुँच भी गई। वहाँ राहुल खट्टा मिल भी गया। अब वो अपने सीनियर को बता रहे हैं, सीनियर दूर थे कि क्या किया जाए। पुलिस वालों की तादाद कम थी, हथियार तो थे लेकिन वैसे हथियार नहीं थे जो राहुल खट्टा के पास थे। तो इधर से एक ने जानकारी दी कि राहुल खट्टा यहाँ है, पर शादी में भीड़ भी है, लोग भी हैं, और अगर हम गोली चलाते हैं तो उधर से भी चलाएंगे। उन्होंने पूछा कि कितने लोग होंगे, तो उसने कहा यहाँ बताना मुश्किल है, लेकिन राहुल खट्टा अकेले तो निकलता नहीं है, और उसके पास जानकारी ये थी कि हम हमेशा खतरनाक हथियार होते हैं। सीनियर अफसरों ने शादी में पहुंचे अपने उन पुलिस वालों को उस वक्त कहा कि भलाई इसी में है कि तुम लोग छोड़ दो ये ऑपरेशन और वापस निकल लो, क्योंकि अगर तुमने गोली चलाई तो पलट के उधर से ज़्यादा खतरनाक हथियारों से गोली चलेगी और तुम सब तो मारे ही जाओगे, बहुत सारे मेहमान भी मारे जाएंगे। तो इस आतंक से कि उसके पास खतरनाक हथियार है, एक शादी में जहाँ वो पकड़ा जा सकता था, पुलिस वालों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, वो वापस चला आया। इसी दौरान में जैसा मैंने बताया कि एक पुलिस वाले को मार दिया। 1.5 महीना ये ऑफिस चला। 1.5 महीने के बाद पुलिस को पता चला कि अब और भी अच्छा, उसने कई पुलिस वालों से भी हथियार लूट रखे थे कि उसके पास सेमी ऑटोमेटिक ये सारे हथियार हैं। फिर पुलिस को ये मालूम हुआ कि इस दफ्तर के बारे में भी पता चल चुका है राहुल को, लेकिन अब एक डर था कि अगर वो इस दफ्तर पे धावा बोलता है, बेशक पुलिस वाले सादी वर्दी में बैठे हैं वहाँ एक फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम के तौर पर, लेकिन अगर इधर से गोली चलती है और वो भी गोली चलाता है तो शायद पुलिस वालों का ज़्यादा नुकसान होगा। ये सोचकर और इस डर से पुलिस वालों ने उस फाइनेंस दफ्तर को, जो एक फ़र्ज़ी खोला गया था सिर्फ़ और सिर्फ राहुल खट्टा के लिए, बंद कर दिया करीब 1 से 1.5 महीने बाद। अब इसके बाद पुलिस लग गई अपने मुखबिर के जाल पर किसी तरह। आखिर में राहुल खट्टा के गैंग का एक शख्स टूट गया और पुलिस ने उसे लालच देकर अपने साथ मिलाया और उसको अपना मुखबिर बना लिया। बात 6 जून बल्कि 5 जून 2015 की है। सहारनपुर के एक बड़े बिजनेसमैन व्यापारी से 1 करोड़ रुपए मांगे राहुल खट्टा ने। उसने दिए नहीं थे। 5 जून को फ्राइडे का दिन था, वो 2015। ये सहारनपुर के पास उस जगह पे जाता है जहाँ वो व्यापारी रहता है और जाकर उसे धमकी देता और एक मोहलत देता है कि इतने वक्त में तुम्हें पैसे देने हैं। उसके वहाँ जाने, उस व्यापारी के पास और धमकी देने की बात राहुल खट्टा की अपनी ही टीम का एक मेंबर जो पुलिस का मुखबिर बन चुका था, पुलिस को बता देता है। पुलिस की टीम फ़ौरन रवाना होती है। ये वहाँ से धमकी दे के वापस लौट ही रहा था सहारनपुर के पास, तब तक पुलिस की गाड़ी, राहुल खट्टा की गाड़ी आमने सामने आ जाती है। राहुल खट्टा को लग जाता है कि पुलिस अब उसके पीछे है, वो अपनी गाड़ी भगाता है। ये पूरा इनकाउंटर इसलिए भी मशहूर है कि करीब वो 100 की स्पीड में गाड़ी भागा रहा है और पुलिस वाले भी भगा रहे हैं। अब तक सरधना के हर गली और मोहल्ले से वाकिफ़ था, लेकिन अब वो इधर सहारनपुर की तरफ शिफ्ट हो गया था कुछ दिनों से। यहाँ के पूरे लोकेशन से वो वाकिफ़ नहीं था राहुल। पुलिस पीछा करती है भागते भागते, फिर इसको लगता है कि खुले में दौड़ाना गाड़ी ख़तरनाक है, गोलियाँ चल सकती हैं। आबादी में अगर गाड़ी को घुसा देते हैं तो पुलिस फायरिंग नहीं करेगी। ये सोचकर राहुल खट्टा सहारनपुर के एक गांव में अपनी गाड़ी को घुसा देता है।
पुलिस भी पीछे पीछे। कई गांव में बच्चे गलियों में खेल रहे थे, बड़े उनकी ऊपर वाले के करम से जान बच गई जो गाड़ी की रफ्तार थी। अब इस गांव में भी पुलिस पीछे और राहुल खट्टा की गाड़ी आगे आगे भाग रही है और एकदम इनकाउंटर का पूरा सीन तैयार है, लेकिन पुलिस को मौका नहीं मिल रहा गाड़ी की रफ्तार, और वो अंधाधुंध भगा रहा है। इस गांव से निकलकर फिर वो एक सड़क पर पहुंचता है। सड़क पर पहुंचने के बाद फिर पुलिस पीछे है। तब तक पुलिस वायरलेस पे मैसेज भी दे देती है बाकी आगे की पुलिस को कि ये राहुल खट्टा है और इसको घेरा जाए। सामने से भी अब तब तक पुलिस की दूसरी टीम पहुंच जाती है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, क्योंकि 2.5 लाख का इनामी था। अब राहुल देखता है कि सामने से भी पुलिस की गाड़ी आ रही, पीछे से भी है। वो एक दूसरे गांव में गाड़ी घुसे देता। जब वो दूसरे गांव में गाड़ी घुसाता है तो उस गांव में घुसते ही एक जगह पे, चूँकि उसे रास्ता मालूम नहीं था, एक गली जहाँ पे लगभग ख़त्म होने वाली थी, गाड़ी टकरा जाती है। अब वो गाड़ी को पीछे भी नहीं कर सकता था, पीछे पुलिस थी। गाड़ी से उतरता है, 2 दोस्त और थे, ये लोग भागते हैं। अब गांव से निकलकर खेत की तरफ भागते हैं। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास गोलियां चलने की आवाज़ें आती हैं। करीब 15-20 मिनट तक गोलियां चलती हैं। थोड़ी देर के बाद गोलियां चलने की आवाज़ बंद होती है। खेत में राहुल खट्टा की लाश पड़ी थी। उसका एक साथी भी उसके साथ मारा गया, जो दूसरा साथी था वो बच गया। और इस तरीके से राहुल खट्टा के आतंक का खात्मा होता है। हालांकि बाद में ये भी कहा जाता है कि राहुल खट्टा को पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद खेत में ले गई, और खेत में ले जाने के बाद उसे गोली मारी। और जो मुखबिरी की थी वो उस वक्त उसके साथ था, जो इकलौता जिंदा बचा था वो वही था। ये कई लोगों के इल्ज़ाम है, गांव के चश्मदीदों को भी इल्ज़ाम है, लेकिन 2.5 लाख का एक इनामी बदमाश इस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा, और इस तरीके से राहुल खट्टा की ज़िंदगी का खात्मा हुआ। बार बार आखिर में जब भी किसी हम गैंगस्टर या इस तरह की कहानी सुनाते हैं तो अंत कभी अच्छा नहीं होता। इसका क्लाइमेक्स किसी भी कहानी का बुरा ही होता है। या तो मौत के साथ ख़त्म होती है, या उम्र कैद के साथ, या फांसी के साथ, या फिर जेल की दीवारों के साथ। तो इससे यही नसीहत मिलती है कि बेशक लाख मुश्किलें हों, परेशानियां हों, बहुत सारी और चीज़ें हों, लेकिन शराफत का रास्ता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम इसमें सुकून है और बाकी सारी वो चीज़ें हैं जो जुर्म की दुनिया में नहीं है। तो ये थी कहानी राहुल खट्टा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन की। अब कहानी ख़त्म के साथ सिलसिला दूसरा शुरू। आज हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर में एक हरित चौधरी जी, इनका जन्मदिन है, तो हरित साहब हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा लीलेश चौधरी जी, इनका भी जन्मदिन है, तो लीलेश जी हैप्पी बर्थडे। हिमांशु अरोड़ा साहब हैं और इनका भी आज जन्मदिन है, तो हिमांशु अरोड़ा साहब हैप्पी बर्थडे। आप लोग हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। और हिमांशु साहब मुजफ्फरनगर दंगे की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं दंगों और इन चीज़ों की कहानियों से थोड़ा सा बचता हूँ, बहुत ईमानदारी से आपको बताऊँ, या कोई भी धार्मिक मुद्दे से, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमेशा उसको लेके 2 तरह की राय बन जाती हैं और उंगलियां बहुत जल्दी उठती हैं बिना सोचे समझे। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इस मुजफ्फरनगर दंगे की जो भी कहानी है आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। इसके अलावा राजेश बाना है, इन्होंने सुखा कलां की कहानी सुनने के लिए, जो पंजाब का गैंगस्टर, सोशल मीडिया का एक और नमूना। लेकिन मैं ये सुना चुका हूँ राजेश बाना साहब, आपको इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में मिल जाएगा और आप सुनिएगा उसको। इसके अलावा मौरंग पटेल हैं, सूरत से हैं। इन्होंने कहा कि कल नेतागिरी में आपको देखा, वो सौरभ द्विवेदी साहब और मैं और साहिल जोशी थे। थैंक यू। पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग देख लेते हैं, तो अच्छा लगा। लेकिन और वैसे भी सौरभ भाई के साथ बात करने में मज़ा आता है। और साहिल तो खैर, साहिल जोशी मतलब मुझे लगता है कि मुंबई महाराष्ट्र की जर्नलिज्म में एक ऑलराउंडर है। चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, एंटरटेनमेंट का हो, क्राइम का हो, आप उससे किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। ऐसे जर्नलिस्ट बहुत कम होते हैं। इशरत अली हैं, ये ज़ीरादेई सीवान से हैं। इसके अलावा सुधांशु उकास हैं। सुधांशु उकास एडवोकेट, इंदौर। इनका पूरा नाम ही है सुधांशु उकास एडवोकेट, इंदौर।
ये मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। जिस दिन मैंने बताया कि पूरी हिम्मत हो जाएगी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन इनके नाम को सुनकर एक सवाल आ जाए, और मैं पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर से आज एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब, कल चूँकि संडे है तो कल कहानी है नहीं, मंडे तक आप मुझे अपने मेल करके ज़रूर बताइए, और मंडे को मैं इसका जवाब दूंगा आपके मेल पढ़कर। मुझे सिर्फ और सिर्फ सुधांशु उकास एडवोकेट के इस नाम पे ये सवाल जहन में आया, और मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आप सब क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, क्राइम को पसंद करते हैं, मतलब क्राइम रिपोर्टिंग को या क्राइम की कहानियों को इसलिए आप सुनते हैं, तो ये क्राइम से ही जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि क्राइम, कोर्ट, अदालत, वकील, एडवोकेट, इन सब का आपस में बड़ा रिश्ता है। मेरा सवाल ये है जिसका जवाब आपको मेल पे देना है, वो ये कि एक एडवोकेट और एक लॉयर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर से दोहराता हूँ कि एक लॉयर और एक एडवोकेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अपना जवाब आप मुझे मेल पे ज़रूर भेजिए, और ये कुछ वैसा नहीं है, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितनों को पता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। आप जब भी आप कोई कानूनी कार्रवाई हो, अदालत की बातें हो, हम सब बात करते सुनते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को पता है कि एक लॉयर में और एक एडवोकेट में फ़र्क होता है। तो वो क्या फ़र्क है ये आपसे जानना है। अपने जवाब ज़रूर मेल पे कीजिएगा। इसके अलावा डॉक्टर राकिब हैं असम से, अनिल मंडल हैं, और इनके फादर जो हैं उदय चंद मंडल जी, ये दोनों क्राइम तक की कहानियाँ सुनते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और ये मुंबई में रहते हैं लेकिन बिहार से हैं। यश चौबे जी हैं चेन्नई से, और ये भी सुखा कला की कहानी सुनना चाहते हैं। यश चौबे जी, सुखा कला की कहानी मैंने सुनाई है, आप ज़रूर इसी क्राइम तक की लिस्ट में जाएंगे, मिल जाएगी। दूसरी आपने फरमाइश की है जयललिता की, तो मैं जयललिता की कहानी ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। गुफरान खान हैं, और ये मुंबई में एक 3 मर्डर की कहानी थी, वो सुनना चाहते हैं। ज्ञान प्रकाश पांडे हैं झांसी से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अभी से इन्होंने बधाई दी है कि कहानी की 900 लगभग कहानियाँ पूरी होने वाली। मुझे लगता है हाँ, शायद जल्दी 900 कहानियाँ हो जाएंगी, पता भी नहीं चला। ये सब आप लोगों का प्यार है। एक और नाम बड़ा खूबसूरत आया है, इंजीनियर मनीष वर्मा एडवोकेट। ये भी देखिए, इंजीनियर भी हैं, मनीष वर्मा भी हैं, और आखिर में एडवोकेट भी इन्होंने लिखा है। ये पीलीभीत की एक कहानी है, वो सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। इंजीनियर साहब, एडवोकेट साहब, मनीष वर्मा जी। इसके अलावा उमेश मिश्रा जी हैं कोलकाता से, थोड़े नाराज़ थे। इन्होंने कहा था कि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में PIL फाइल करना है, अगर मुझे कुछ उसमें आप हेल्प करें। उमेश मिश्रा जी, कहानी मैंने पूरी आपको डिटेल में सुनाई है सोहराबुद्दीन इनकाउंटर की, और बाकी जो भी इसमें इनपुट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा कौशल महिलानी खेरी हैं, ये ताजमहल की कहानी सुनना चाहते हैं। चलिए ये भी करके एक बार देखते हैं। जिग्नेश वसावा हैं, और ये मुकेश हरजानी, एक डॉन वडोदरा के, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले फिर वही कि एक क्राइम तक फैमिली मेम्बर के दिमाग का टेस्ट ले लेते हैं। वो ये कि आपको बताना है मुझे मंडे तक मेल करके, मंडे कहानी में ज़रूर जवाब दूंगा कि एक लॉयर में और एक एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।